गुड मॉर्निंग भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया, ऑल ओके। चलिए, तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स को ख़त्म कर लिया। फिर हमने जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और फिर उसके बाद तब सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। यानी ये शीट नंबर 2 है, फिर होगी शीट नंबर 3 और फिर होगा शीट नंबर 4। ठीक है। प्रिया वर्मा पूछ रही हैं कल कहाँ थे? कल हमारी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल हम क्लास दोपहर में नहीं ले पाए। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है, पहले आपको क्या क्या जानने को मिलेगा वो देख लो। अभी फ़िलहाल मैंने अपलोड नहीं किया है फाइल को, लेकिन आपको मैं एक फ़ाइल का छोटा सा लुक दिखा देता हूँ कि आपकी जो शीट मिलेगी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पे, वो शीट कैसी होगी, क्या क्या उसमें लिखा होगा वो भी देख लो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको एक फाइल ही भेज रहा हूँ। यहाँ पे फाइल जो है अपन देखते हैं। आप लोग को कुछ मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री में क्या काम हो रहा है, कितना तगड़ा काम हो रहा है। ठीक है, और कैसी कैसी शीटें आपको मिलने वाली है। ठीक, और ये सभी शीट जो है वो मैं एक एक करके अपलोड करूंगा, एक ही बार में पूरा अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए, ये ट्रायंगल की सभी शीट की पीडीएफ है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि लाइंस एंड एंगल्स की एक शीट है, ट्रायंगल की 4 शीटें, फिर क्वाड्रिलेटरल का शीट मिलेगा, फिर सर्कल का शीट मिलेगा, फिर पॉलीगन का। लाइंस एंड एंगल्स की शीट आप लोगों को दे दी है। अब बच गए हमारे ट्रायंगल में 4 शीट। तो ट्रायंगल में 4 शीट कौन कौन थे? से पहली शीट आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स वाली, ये पूरी की पूरी मिल गई है। ठीक है, ये अपलोड करवा दी है। उसके बाद बात करते हैं शीट नंबर 2 की। शीट नंबर 2 जो मिलेगी वो आपको ऐसी होगी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में देखो तो एक एक बातें थ्योरी के फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई है। शीट अपलोड करवा देंगे, लेकिन क्लास नोट्स अपलोड होने के बाद। ठीक है, एक एक फिगर के बारे में यहाँ बताया गया है, एक एक बातें यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में लिखी गई है। सिमिलैरिटी होती है या लगती है तो कब लगती है। ठीक, कंडीशंस जो हैं वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के क्या क्या हो सकते हैं, समझ में आ रहा है बात। फिर उसके बाद इसके कुछ हैक्स भी दिए गए हैं। हैक्स कहने का मतलब क्या हो गया? कुछ शॉर्टकट जिससे आप पता लगा पाएंगे कि सिमिलैरिटी लगेगी तो कब लगेगी। इसके साथ आपको सिमिलैरिटी के कितने नियम होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी दिया गया है। SAS सास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आस हो गया, और एक तरीके से आप 555 भी कह सकते हो, डबल ए भी कह सकते हो, ASA टेस्ट भी कह सकते हो। स्पॉट आप उनको कब करोगे कि सिमिलैरिटी कब लगेगी कब नहीं लगेगी, सारी बातें एक एक वे में, डिटेल वे में पूरा लिखा गया है। मतलब यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप बचपन में किताब में पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे, कि एक बातों का जानकारी होता था, तो ये शीट में सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये शीट में सबसे पहले आपको एक एक बातें बड़े अच्छे तरीके से थ्योरी में लिखी होंगी, ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इतनी कहानी लिखने की आवश्यकता ना पड़े, और वो हम आपको प्रिपेयर करके दें। कोई भी प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका पेरीमीटर, उसका सेमी पेरीमीटर, एक एक बातें यहाँ पर लिखा गया है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कितने एग्जाम्पल्स हो गए, देखते चलो। यहाँ पे 15, 16, 20 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि 18, 19, 20 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब 20 एग्जाम्पल देने के बाद फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, थेल्स थ्योरम पढ़ा आपने। थेल्स थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर थेल्स थ्योरम के ऊपर फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, और थेल्स थ्योरम के ऊपर मान लो जैसे 5 एग्जाम्पल दे दिए। फिर थेल्स थ्योरम के बाद फिर एक और प्रॉपर्टी आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम, जो आप लोगों को पढ़ना है।
सिमिलैरिटी में, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा, और तब जाकर अब आपका आता है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 शुरू में था, एक्सरसाइज 2 ये हो गया। अब एक्सरसाइज 2 में आपके टोटल मिलाकर 70 क्वेश्चंस होंगे, जो आपके थ्योरी पर थे, जो आपके थिल्स थ्योरम पर थे, जो आपके मिड पॉइंट थ्योरम पे थे। तो एक एक बातें यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद तब हम ये बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लगा पाएंगे, और इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं इसके शीट में। ठीक है, तो ये हो गया अकेला कौन सा शीट, तो ये हो गया ट्रायंगल का सेकंड शीट, यानी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल के थर्ड शीट के बारे में, जो होगा आपका टाइप्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स के कितने नियम, ट्रायंगल्स के कितने टाइप होते हैं, अगर एंगल के बेसिस पे बांटोगे, साइड के बेसिस पे बांटोगे, फिर इसकी पूरी की पूरी थ्योरी लिखी गई है, हर थ्योरी के बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण क्या होता है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उस पे जो प्रॉपर्टी बनती है वो, उसके ऊपर जो थ्योरम्स बनते हैं वो। ठीक है, और फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हर बात दिया गया है। आप अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की शीट देखोगे तो 16 पन्ने की ये शीट हो गई है। जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, हर एग्जांपल को ब्यूटीफुल तरीके से इसमें जो है वो सजाया गया है, उसको नोटिस किया गया, उसको नोट किया गया यहाँ पे, और फिर उसके ऊपर फिर बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके एक्सरसाइज में। इसके एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जो एग्जाम्पल होते हैं वो अलग होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शीट नंबर 4 की, जो आपका आता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे तो सेम तरीके से सेंटर कैसे होता है, जैसे मानो सिर्फ टीचर आते हैं बोर्ड पे लिखवा देते हैं इन सेंटर, जहां पर आपको फलाना फलाना बाइसेक्ट करे इन सेंटर होता है। लेकिन यहां पर बकायदा बताया गया है कि इन सेंटर के पहले एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर जहां एंगल बाइसेक्टर कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, फिर उसके बाद तब आपको बताया गया है कि भैया इन सेंटर कहाँ लगता है। इसी तरीके से फिर सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी बताई गई है। हर एक बात को इतने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ बताया गया है, हर क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया, हर प्रॉपर्टी के बाद एग्जाम्पल, हर प्रॉपर्टी के बाद एग्जाम्पल। देखते चलो, ये 22 पन्ने की अकेले शीट है। ठीक है, 22 पन्ने की अकेले शीट है, आपको यहां पर देखते चलो। फिर उसके बाद इतने क्वेश्चंस देने के बाद तब लास्ट में आपको क्या दिया गया है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं कि लो इतने क्वेश्चंस लगा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस भी है ना, वो उनका अपडेशन का लेवल देखो कि अपडेट कितना किया गया है। जरा गौर से यहां पर देखो कि ये अपडेट आपको क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, सीजीएल 2020 का टीयर 1, यानी अभी 2 महीने पहले जो पेपर हुआ है ना, 2 महीने पहले सीजीएल में जो पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चंस इसमें मैंने डाल दिए हैं। इतना मैं क्यों बोलता हूं कि मेरा चैलेंज है कि आपको इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा अपडेटेड, इतना ज्यादा टाइपोइस्ट कोई दे ही नहीं सकता है। जो मेरी टीम काम करती है ना, इतना खतरनाक लेवल उनका काम करने का, इतना खतरनाक तरीका है। ठीक है, और पूरी की पूरी टीम, और मेरे को तो मतलब यूं समझ लो कि ग्रेड अप वाले पूरे पीछे पड़े हुए, ग्रेड अप मतलब बायजूस, कि सर पूरी टीम के साथ आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फलाना ठिकाना। अनअकैडमी का उसी तरीके से ऑफर पे ऑफर आ रहा है। लेकिन उतनी चीजें वो बात की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कितनी टाइप ऑफ चीजें दे रहा हूं। अब जब ज्योमेट्री में मानो कि मैंने आपको ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल में हर शीट अप्रोक्सीमेट 20 पन्ने की, 4 शीटें हो गई 80 पन्ने की है। लाइंस एंड एंगल्स 20 पन्ने का आ जाएगा, सर्कल आपको 40 से 50 पन्ने का आएगा, उसकी एक्सरसाइज 30 पन्ने की आ जाएगी। अकेले आपको ज्योमेट्री में है ना, मैं आपको 200 पन्ने का कंटेंट दे रहा हूं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपने जो फीस पे किया 699 799, वो तो सिर्फ ज्योमेट्री की ही कॉस्ट लग जाती है, उतने का तो सिर्फ आपको ज्योमेट्री का ही कंटेंट मिल जा रहा है। ठीक है, बाकी चैप्टर्स तो फ्री में आप पढ़ रहे हो, ऐसे समझ लो। तो जितनी चीजें मैं करा रहा हूं उतना कायदे से करो, इतना पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं देने वाला है, पूरे इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं देने वाला। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मेरा मतलब दावा कह सकते हो, ये मेरा आपको चैलेंज है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है ज्योमेट्री में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज्योमेट्री हो गया, एडवांस मैथ हो गया। एडवांस मैथ में मैंने आपको जितना पढ़ा दिया आप उतना पढ़कर जाओ, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ये तो सिर्फ ट्रायंगल की 4 शीटें थी। अगर इसी तरीके से मैं आपको सर्कल की शीट दिखाऊं तो सर्कल में मतलब पूरी दुनिया की किताब मिला लो ना, जो एसएससी और कंपटीशन एग्जाम्स पर है, और एक अकेली शीट मेरी मिला लो, उसमें कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। एक एक बाइसेक्टर, एक एक थ्योरम, एक एक ये चीजें, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों को कि मेरा जो काम चल रहा है वो मेरे आने वाली बुक पर चल रहा है। तो बुक में क्या होता है, थ्योरी देना जरूरी होता है, और वो सभी चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो फायदे में आप लोग बहुत हैं, बस आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और नोट्स को किसी को शेयर मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिए। ना ही कोई टेलीग्राम पर शेयर करे किसी को भी, ना ही कोई किसी को पर्सनली व्हाट्सएप पर शेयर करे, कहीं किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए
तो इसीलिए बहुत बच्चों का था कि सर ज्योमेट्री नहीं करवा रहे हैं, एमटीएस आया तो चिल्लाना शुरू कर दिए, सर एमटीएस के लिए ज्योमेट्री करवा दो। बेटा जो तुम सोच रहे हो ना, उससे तुम्हारे 1000 गुना सोच मेरी है, ठीक है। मुझे पता है कि जब मुझे कराना है चीजों को लेकर तो कैसे कराना है, और इतना अगर बढ़िया तरीके से कराना है तो समय देना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं शीट नंबर 2 में, यानी हम बात करेंगे किसके ऊपर, तो हम बात करेंगे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। तो सबसे पहली बात को पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले पढ़िए यहां पर क्या लिखा गया है, एक छोटी सी कहानी है दी गई है, पढ़िए यहां पर। बहुत अच्छे लिखा गया है, पढ़िए। इन ज्योमेट्री टू फिगर आर सेट टू बी सिमिलर, दो फोटो को सिमिलर कहा जाता है कब, इफ देयर शेप इज इन द सेम, नोट दैट दिस शेप कुड बी रोटेटेड और इवन फ्लिप्ड एंड इट वुड स्टिल बी फाइन. They would be said to be congruent if the shape as well as the size is the same. So congruence is a more stringent condition. Any pair of congruent figure is similar by definition. ये पूरी कहानी कही गई है, इस पूरी कहानी का विस्तार मैं आपको समझाता हूँ। दो चीजें होती हैं ज्योमेट्री में जो हमें पढ़नी होती है, एक होता है सिमिलैरिटी, ठीक, और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे दुनिया में जितने भी इंसान है ना, वो सभी के सभी सिमिलर हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जितने भी इंसान हैं सभी कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। सिमिलर कहने का मतलब सभी के पास दो हाथ हैं, दो पैर है, दो आंख हैं। तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम यहां पर आ जाएंगे तो बोलेंगे चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी कौन, जैसे कपिल शर्मा के शो में जो चिंकी मिंकी आई थी वो, जैसे आपने जुड़वा मूवी देखी है सलमान खान की भी वरुण धवन की, तो उसमें क्या होते हैं, वो दोनों जुड़वा होते हैं, तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बस इतना फर्क होता है, सिमिलर दिखने का मतलब कि उसके जैसा दिखता होगा, थोड़ी ऊंचाई बढ़ सकती है, थोड़ी जो है लंबाई बढ़ सकती है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी एकदम स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट का मतलब एकदम कठोर, कठोर का मतलब एकदम उसके नियम सख्त हैं कि अगर एक हाथ 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी, इस तरीके से करके। जैसे आपके ये जो दोनों हाथ हो गए ना, ये दोनों हाथ ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट फिगर को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है ना, तो वो एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक लेते हैं, एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक लेते हैं, इसलिए उनको नाम दिया जाता है कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांग, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया मेरी बात को। तो सिमिलैरिटी का मतलब हो गया समान रूप से दिखने वाले, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि एक दूसरे को कंप्लीट तरीके से ढक ले, ठीक। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके थ्योरी में हमने डलवा दी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने हमने 5 एग्जाम्पल रखा है, 5 ट्रायंगल हमने रखे और कहा है फॉर एग्जाम्पल द 5 ट्रायंगल शोन अलोंग साइड आर ऑल सिमिलर। A, B and E are congruent, but E is flipped while C and D are of the different size. अब देखो यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो A, B, E और E जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है कि देखो कोई फिगर है, जैसे मानो हमने एक ट्रायंगल बनाया A, जब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो ये किसी दूसरे ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, B में हो गया। फिर यहीं वाले फोटो को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा E में बन गया। ये किस में बन गया, E में बन गया। यानी A वाले को थोड़ा सा रोटेट मार दिए तो B हो गया, B वाले को रोटेट कर दिए तो E हो गया। लेकिन यह ट्रायंगल जो था वो सेम साइज का था, सेम शेप का था, सब कुछ था, बस इसको रोटेट कर दिया गया। तो जब हम इसको वापस से रोटेट करके A पर रखेंगे तो ये पूरा इसको ढक लेगा। जब E को वापस से रोटेट करके A पे रखेंगे तो ये पूरा इसको ढक लेगा। और जो भी फिगर एक दूसरे को रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ढक लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जो कंप्लीट तरीके से एक दूसरे को ढक ले, यानी हम शक्ल हो एक दूसरे का, क्या हो, हम शक्ल हो एक दूसरे का, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। यानी A, E और B जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन बात करते हैं यहां पर सिमिलैरिटी की, कि सिमिलैरिटी में भैया क्या होगा सिमिलैरिटी में। तो अब अगर आप बात करोगे A, B और E जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और C और D जो है, आप देखो यहाँ पर C की बात करते हैं और D की बात करते हैं। आप एक काम करो, देखो C कितना छोटा साइज है, और आप देखो A को, चलो A को कितना बड़ा साइज है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब ये छोटा वाला इस बड़े वाले के ऊपर रखेंगे तो क्या ये छोटा वाला इसको पूरी तरीके से ढक पाएगा, तो बोलोगे नहीं। जैसे एक बच्चे का हाथ आप अपने हाथ के ऊपर रखो तो क्या उस बच्चे का हाथ आपके हाथ को ढक पाएगा, तो नहीं रख पाएगा। तो जब जो फोटो एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं लेकिन दिखने में फिर भी समान होते हैं तो वो होंगे सिमिलर। लेकिन अगर वो एक दूसरे को ढक ले तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर A B को ढक सकता है, A E को ढक सकता है, तो A B और E जो हो जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि A
और डी एक दूसरे को नहीं ढक सकते हैं और फिर भी दोनों ट्रायंगल ही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर। ठीक, एक एग्जाम्पल ऐसे समझने के लिए आपका हो गया। अब चलो आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे समझो। दूसरे में इनकी बड़े अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखा गया है। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है समझेंगे। टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर द सेम। सेम हो इस बात का ध्यान रखो, इक्वल हो इस बात का ध्यान रखो। जब दो आकृतियां की सभी संगत भुजाओं एवं कोण क्रम में की माप की गई होती है तो आकृति क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मानो अगर एक आकृति को दूसरे आकृति के सर्वांगसम होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, तो ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर, दूसरा वाला कोण दूसरे के बराबर, तीसरा वाला कोण तीसरे के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा दूसरे के बराबर, तीसरी भुजा तीसरे के बराबर। यानी दो त्रिभुजों को और अगर सर्वांगसम होना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, तो उनके तीनों कोण इस तीनों कोण के बराबर, इनके तीनों भुजाएं इनके तीनों भुजाएं के बराबर, तब जाकर वो क्या कहलाते हैं, तब जाकर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी की परिभाषा होती है। ऑल द एंगल्स एंड साइड मस्ट बी इक्वल, ऑल द एंगल्स एंड साइड मस्ट बी इक्वल। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी की परिभाषा को पढ़िए। टू फिगर कैन सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर द सेम, ठीक है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इस बात को, फर्क को समझना, रेशियो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यानी जब दो आकृतियों के सभी कोण क्रम में समान हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ना है, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम और समरूप। अब समझना, जैसे मानो मैंने आपको दो ट्रायंगल बनाए, आप इससे समझ पाओगे। एक ट्रायंगल मेरा ये है और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है। ठीक है, मेरी बात को समझे या नहीं समझे। मैंने कहा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 है, इसकी लंबाई भी 5 है, इसकी लंबाई भी 6 है, इसकी लंबाई भी 7 है। ये वाला कोण हमारा 40 डिग्री का है, ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री का है, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है। ये कोण हमारा 40 डिग्री का है, ये कोण हमारा 50 डिग्री का है, ये कोण हमारा 60 डिग्री यानी 90 डिग्री का है। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के समान है। यानी ये 5 है तो ये भी 5 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है। ठीक है, 50 है तो 50 है, 40 है तो 40 है, 90 है तो 90 है। अब एक और बात, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, इनके ऑर्डर को भी देखना है। इनके ऑर्डर का मतलब क्या है, क्या 90 के सामने 50 है तो 90 के सामने 50 है, क्या 50 डिग्री के सामने 7 है तो 50 डिग्री के सामने 7 है, क्या 40 डिग्री के सामने 6 है तो 40 डिग्री के सामने 6 है। अब जरूरी नहीं है कि ये फोटो आपको ऐसे बना के आपका एग्जामिनर दे, इस फोटो को रोटेट भी कर सकता है। और कैसे रोटेट करेगा वो देखो, इस फोटो को रोटेट करके ऐसे बना के आपको ऐसे भी दिया जा सकता है और बोलेगा कि ये वाला कोण तुम्हारा 90 का है, ये वाला कोण तुम्हारा 40 का है और ये वाला कोण तुम्हारा 50 का है। मान लो उसने ऐसे रोटेट करके दे दिया। ठीक है, 50 वाले के सामने उसने 7 दे दिया, 40 वाले के सामने 6 दे दिया, जो बच गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। मान लो मैंने ऐसे ट्रायंगल दे दिया और हमने पूछा कि ये दो तुम्हारे दिए गए ट्रायंगल हैं, बताओ तुम्हारे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, सर्वांगसम है कि नहीं है। बस मैंने आपसे इतना पूछा है। आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, 40 के सामने 6 है तो 40 के सामने 6 हो गया, 50 के सामने 7 है तो 50 के सामने 7 हो गया, 90 के सामने जो है वो 5 है तो 90 के सामने 5 हो गया। चूंकि एक फोटो सही नहीं है, अगर इसकी हम सही डेटा की बात करें तो 90 के सामने ज्यादा बड़ा कोण यानी 7 होगा, 50 के सामने हमारा 6 होगा और 40 के सामने जो है वो 5 होगा। करेक्ट कर लो अगर सही फोटो, सही ट्रायंगल के बारे में जानना है तो, क्योंकि जिसका कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है बड़ी होती है। 7, 6 और 5। अब करेक्ट कर लो, 90 के सामने कितना, 7, 90 के सामने 7, 50 के सामने 6 तो 50 के सामने 6, 40 के सामने 5, 40 के सामने 5। यानी तीनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर, दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज हैं, दोनों के कोण भी बराबर हो जाएंगे और दोनों की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों के कोण बराबर, दोनों की भुजाएं बराबर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा ABC है वो हमारे PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, सर्वांगसम है। यानी हम बोलेंगे ABC का जो ट्रायंगल है, ABC का जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब भैया कॉन्ग्रुएंट है तो इनको किस साइन के बारे में बताएंगे, किस साइन से बताएंगे, तो ऐसे दो इक्वल का साइन देके एक ऐसे सांप लगा देंगे, समझ रहे हो, दो इक्वल का साइन देके क्या बना देंगे, ऐसे वाला लाइन बना देंगे। तो ये इस वर्ड जो है ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताता है। कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब जैसे मानो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, गौर से देखिएगा और फिर आप इसका मुझे उत्तर दीजिएगा। ये वाला कोण जो है मान लीजिए मैंने कह दिया
ठीक है, दो त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाए हैं और दोनों त्रिभुज को गौर से देखिए। ये मैंने कहा 110 डिग्री है, यहाँ पर मैंने कह दिया था 50 डिग्री है और ये वाली वैल्यू मैंने कही 20 डिग्री। 110 के सामने की वैल्यू हमने कह दिया मान लीजिए 11, यहाँ पर कह दिया है ये 3 है और 5 के सामने मैंने कह दिया है 5 है। ठीक है, 7 है मान लो, 7 नहीं कह सकते, आपको 10 कहना पड़ेगा। अब उसी तरीके से एक और ट्रायंगल हमने यहां बनाया है और इस ट्रायंगल पे भी फोकस करेंगे। ठीक, इस ट्रायंगल पे भी फोकस करेंगे। इसको हमने कहा ये 110 डिग्री है, इसको हमने कहा था 50 डिग्री है, इसको हमने कहा था कि ये 20 डिग्री है। 110 50 70, 150 160, ठीक है, 20 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने कहा था ये 5 है, इसको मैंने कहा 8 है और इसको हमने कहा 11 है। ठीक है, 8 5 13 और ये हमारा हो गया 11। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो ट्रायंगल ABC है, क्या ट्रायंगल ABC, क्या ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है? बताइए, सर्वांगसम है? ठीक है, सर्वांगसम है क्या? बताओ, कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? तो कॉन्ग्रुएंट में देखो 110 है तो 110 है, 50 है तो 50 है, 20 है तो 20 है, ठीक है। लेकिन इसके 110 के सामने 11 है और इसके 110 के सामने 11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके 50 के सामने 10 है लेकिन इसके 50 के सामने 8 है। तो यहां पर हम जो है ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा काट देंगे कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। भले इनके कोण बराबर हैं लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ऐसा अगर हम बोले सीधी सी भाषा में कि कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए क्या जरूरी है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला नंबर पॉइंट कि सभी के सभी जो है ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, सभी कोण जो है वो क्या होने चाहिए, ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, सभी कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। पहला नंबर पॉइंट हो गया। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो गया, ऑल साइड, ठीक है, सभी जो भुजाएं हैं, ऑल साइड्स मस्ट भी इक्वल, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं, ये तो कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांगसमता का नियम हो गया। अब बात करते हैं समरूपता का यानी सिमिलैरिटी का, कि सिमिलैरिटी की कहानी क्या होती है। तो अगर हम सिमिलैरिटी को पढ़ेंगे तो देखो ऐसे, मान लो कि मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनाया, तो ये कोण 90 का है, ये कोण हमारा 45 हो गया और ये भी कोण हमारा 45 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, दूसरा ट्रायंगल मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, यहाँ पर ये कोण 90 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 45 का हो गया और ये हमारा 45 का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा ये 6 है, ये हमारा 8 है और ये हमारा कितना है, 10 है। और मैंने कहा बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे नहीं सर, पहली बात कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। 90 है तो 90 है, 45 45 45 45, लेकिन इसके 90 के सामने 5 है और इसके 90 के सामने 10 है। साइड जो है वो बराबर नहीं है, साइड बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या होगा वो चेक करो। जैसे आप यहाँ पर देखो तो ये 4 का कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, 5 का कितना गुना है, 2 गुना है। 3 का कितना गुना है, 2 गुना है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेशियो है 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/2, तो जो रेशियो है वो क्या है, सब में समान है। जो रेशियो है वो क्या है, सब में समान है। तो अगर साइड का जो रेशियो है वो बराबर है, साइड्स के रेशियोज अगर हमारे बराबर हैं, ठीक है, साइड्स के रेशियोज हमारे अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। यानी अगर हम इनको नाम दे दे कि ये हमारा ABC नाम है और इनको नाम देते ये हमारा PQR नाम है, तो हम ऐसा कह पाएंगे कि ABC जो है वो सिमिलर है, एकदम सिमिलर दिखता है किसके, PQR के। ABC सिमिलर है किसके, PQR के, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब इनका बस अनुपात का बराबर होना जरूरी है। अनुपात बराबर होगा तो कैसे होगा, देखो एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये इससे बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल, एक इससे भी बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक इससे भी बड़ा ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर ये सभी ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये इसी की तरह दिखता है, ये भी इसी की तरह दिखता है, ये भी इसी की तरह दिखता है, मतलब समरूप दिखते हैं, समान रूप में दिखते हैं, तो ये सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कोई नहीं होगा।
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कोई नहीं होगा। तो सिमिलैरिटी की परिभाषा अलग है, कॉन्ग्रुएंसी की परिभाषा अलग है। अब एक जो पॉइंट है वो दोनों को जो रिलेट करता है वो क्या करता है, वो पॉइंट मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट every similar triangle is not congruent, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, यहां ट्रायंगल शब्द को हटा के एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, ये बात तय है। लेकिन जितनी भी फिगर होंगे अगर वो सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये तय नहीं है, ये फिक्स नहीं है। समझ में आ गया बात मेरे? जैसे मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पे, तो जो कॉन्ग्रुएंसी में बात की थी, यहाँ पर हमने दो कॉन्ग्रुएंसी कहा था। मैंने कहा था ये और ये क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। माफ करिएगा। अब मान लीजिए हमारे सामने ये दो त्रिभुज हैं और ये दो त्रिभुज क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? मैंने कहा था कि साइड का रेशियो एंगल के रेशियो के बराबर यानी आप देखेंगे तो 6 को 1 के साथ गुना करने पे 6 है, 7 को 1 के साथ गुना करने पे 7 है, 5 को 1 के साथ गुना करने पे 5 है। मतलब इनका रेशियो समान है, इनका रेशियो समान है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे। लेकिन अगर सिमिलर होंगे तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो क्या सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी के एक ही नियम होते हैं, एक ही आधार पर हम उनको चेक कर सकते हैं? तो नहीं, एक आधार नहीं, कम से कम उनको 3-4 प्रॉपर्टी के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे मानो मुझे कहना है कोई भी दो फोटो कॉन्ग्रुएंट है, मैं कैसे बोलूंगा? कोई दो फोटो सिमिलर है, मैं कैसे बात करूंगा? तो हर कुछ ना कुछ की तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होगी तो उस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, उस नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ लिखी बातें हैं, आप उनको पढ़िए। सवाल में कहा गया है एनी टू फिगर कुड बी टेस्टेड टू चेक फॉर सिमिलैरिटी। कोई भी दो फिगर, जैसे जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों त्रिभुज हो। मैं साइड में हट गया हूं, साइड से पढ़ रहा हूं ताकि आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे रहे। सवाल में बोला गया है कोई भी दो आकृति समरूप और सर्वांगसम के लिए जांच किए जा सकते हैं। एनी टू फिगर कुड बी टेस्टेड टू चेक, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ट्रायंगल लेंगे, दो रेक्टेंगल को भी ले सकते हैं, दो सर्कल को भी ले सकते हैं, दो हेक्सागन को भी ले सकते हैं, किसी भी दो फिगर को ले सकते हैं। किसको चेक करने के लिए? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। इन द केस ऑफ रेगुलर फिगर किसको कहते हैं? जिसके सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं उनको रेगुलर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एक रेगुलर फिगर है, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया तो ये कोई रेगुलर फिगर नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक है, तो इन केस ऑफ रेगुलर फिगर दिस इज इजीएस्ट, बहुत आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को टेस्ट करना। क्यों टेस्ट करना आसान हो जाता है? क्योंकि उनके पास भुजाएं समान रूप से दिखती हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे बताओ ये दो ट्रायंगल के बीच में आप सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट करना है। आप बोलोगे सर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 कोण इसके पास, 3 कोण इसके पास, 3 भुजा इसके पास, 3 भुजा। लेकिन वही मैंने कह दिया, एक काम करो, आपका इसका जो है, ठीक है, आप इन दोनों में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। तो बोलोगे सर कैसे लगाएंगे? ना इसके कोण का पता है, ना इसके कोण का पता है, ना इसके साइड का पता है, ना इसके साइड का पता है। तो रेगुलर फिगर में बड़ा आसान होता है, लेकिन इरेगुलर फिगर में आसान नहीं होता, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात? एनी टू रेगुलर फिगर विथ सेम नंबर ऑफ साइड विल बी सिमिलर टू ईच अदर। अब ये बात बड़ा महत्वपूर्ण यहां लिखा गया, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, कि देखो अगर आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताना है तो दुनिया का कोई भी दो फिगर होगा, अगर वो सेम साइड के साथ होंगे, उनकी भुजाएं उतनी ही होंगी, तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। यानी एक ट्रायंगल हमेशा दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, एक रेक्टेंगल हमेशा एक रेक्टेंगल के सिमिलर होगा, एक हेक्सागन हमेशा एक हेक्सागन के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि हेक्सागन में 6 साइडें होती हैं, तो दूसरे वाले में भी 6 साइड होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यही बात यहां पर कहा गया है, पढ़िए चलिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक
टू रेगुलर हेक्सागन, अगर हम दो हेक्सागन को लेते हैं, जैसे हमारा या क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। हेक्सागन का मतलब जिसके पास 6 भुजाएं, षष्ठभुज कहते हैं। षष्ठभुज मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा अगर मैं मान लो दो हेक्सागन को लेता हूँ, षष्ठभुज को लेता हूँ, दो वृत्त को लेता हूँ, दो सर्कल को हो गया, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने लिया, या फिर दो स्क्वायर लिया, या फिर दो हमने पेंटागन लिया। हमने यहाँ पर इस तरीके से 4 आकृति ली गई है। तो अब इनका सिमिलैरिटी टेस्ट करना क्या है, आसान है। इनका कॉन्ग्रुएंसी भी टेस्ट करना क्या है, तो आसान है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम ऐसे ऐसे फिगर लेते हैं तो ईच पेयर ऑफ फिगर विल बी सिमिलर विदाउट एनी फर्दर चेकिंग रिक्वायर्ड। आपको कोई चेकिंग नहीं करना, कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, और ये वाला ऑटोमेटिक इसके सिमिलर हो जाएगा। ये सर्कल इसके सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, ये पेंटागन इसके सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि एक सभी रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं आपस में, और जिसके सभी जो कोण है वो समान होते हैं। ये इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा गया है, ना कि आइसोस्केलस या स्केलन। फिर से मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपको क्या कहा। मैंने कहा दुनिया के कोई भी आप दो फिगर को लीजिए, और वो दो फिगर जो है अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो वो हमेशा से पैदाइशी वो सिमिलर रहेंगे। जैसे मान लो कि एक पुत्र जन्म लेता है ना, ठीक है, जैसे मान लो किसी का भी बेटा हमेशा अपने पिता से क्या होगा, सिमिलर होगा। उसके अंदर उसके पिता के खून का अंश होता है, डीएनए वीएनए एवरीथिंग जो आप कह सकते हैं, तो सिमिलैरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो समझो कि ये बाप है और ये बेटा है, तो बाप और बेटा हमेशा सिमिलर, बाप और बेटा हमेशा सिमिलर, बाप और बेटा हमेशा सिमिलर, बाप और बेटा हमेशा सिमिलर। तो ऐसा ये जन्मावती सिद्धांत है कि पिता और पुत्र हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी दो एक तरह के रेगुलर पॉलीगन हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, चाहे वो दोनों ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे वो दोनों सर्कल क्यों ना हो, चाहे वो दोनों पेंटागन क्यों ना हो। ठीक है, ये सिमिलैरिटी का नियम होता है। फिर उसके बाद सिमिलर चलो हो गए, तो उससे उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। हमने तो ये कह दिया कि चलो बेटा तुम सिमिलर हो, लेकिन सिमिलर होने के बाद प्रभाव क्या होगा, क्या उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्या उनकी कुछ बातें होंगी। ठीक है, तो वो समझो यहाँ पे, वो समझो यहाँ पे सवाल में बोला गया है वंस वी आइडेंटिफाइड टू फिगर एज सिमिलर। अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि दुनिया की कोई भी दो फोटो सिमिलर है विथ साइड इन द रेशियो x रेशियो y, और सिमिलर किस रेशियो में, जैसे मानो कि उनके साइड्स का रेशियो x रेशियो y है। जैसे मैंने कहा नहीं था 1:2 हो सकता है, उनकी भुजा 2:3 हो सकती है, उनकी भुजा 3:4 हो सकती है। एक बार हमें पता चल गया कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, जैसे मान लो मुझे ये पता चल गया एक बार मुझे पता चल गया कि यहाँ मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। इनके सभी साइड्स का रेशियो क्या है, तो 1:2 है। यानी अगर ये 10 है तो 20 है, ये 20 है तो ये 40 है, ये 40 है तो ये 80 है। मतलब इनके साइड्स का रेशियो क्या है जनाब, तो इनके साइड्स का जो रेशियो है वो 1:2 में है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखो। तो उसके बाद कहा गया देन स्ट्रेट अवे ऑल देयर लीनियर डायमेंशंस विल बी इन द सेम रेशियो। लीनियर डायमेंशन का मतलब 1D, सेम रेशियो में होंगे x y। साथ में उनके एरिया का अनुपात जो होगा वो x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। उनके वॉल्यूम का अनुपात x क्यूब y क्यूब, लेकिन वॉल्यूम तो हम 3D का निकालते हैं, 2D का नहीं निकालते हैं। रिमेंबर दैट एनी एरिया डायमेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ। मतलब इतनी कहानी कही गई है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। जैसे मान लो मैं आपको क्या क्या बोलता हूं, मेरे कहने का मतलब कि अगर इनके साइड का अनुपात 1:2 है, जैसे मानो इसका साइड 1 है तो इसका साइड मान लो 2 होगा। यहाँ पर ये भुजा 5 है तो ये भुजा इसकी 10 होगी, ये भुजा इसकी 6 है तो ये भुजा इसकी 12 होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2, 1:2, 1:2। तो अगर भुजा का अनुपात 1:2 है तो जितने भी लीनियर डायमेंशंस होंगे, अब बोलोगे सर ये लीनियर डायमेंशन क्या होता है। लीनियर डायमेंशन का मतलब ये होता है जिनको आप किसी एक के पावर में डिनोट कर सको। एक पावर का मतलब क्या, जैसे दो त्रिभुज में आगे चलकर पढ़ोगे तो क्या क्या होता है वो समझो। ठीक है, लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या हो गया वो समझिएगा। लीनियर डायमेंशन का मतलब होता है 1D, और 1D का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई भी एक वैल्यू हो, या तो उसके पास लंबाई हो, या उसके पास चौड़ाई हो, या उसके पास ऊंचाई हो, या उसका पेरीमीटर हो, या उसका इन रेडियस हो, उसका सरकम रेडियस हो, बहुत सारी बात है। जैसे ये दो त्रिभुज है ना, तो ये दो त्रिभुज में क्या क्या होती हैं वो बातें को देखिए। आपके ये दो रेक्टेंगल हो गए या दो ट्रायंगल हो गए, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर एक बात मैंने लिखा हुआ है पूरा पीपीटी में, समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखो,
जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा है, इस बात को समझो यहाँ पे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। जैसे मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है। यहाँ पर इनके साइड का रेशियो कितना है, AP है। यहाँ पर अलग अलग साइड है, इसका साइड A है, B है और C है, इसका साइड P है, Q है और R है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर जैसे मानो इनके साइड का रेशियो 1:2 आ गया, यानी A जो है और P का रेशियो 1:2 आ गया, तो इनके पेरीमीटर का भी रेशियो 1:2 होगा। ये सभी 1D हैं। इनके सेमी पेरीमीटर का भी रेशियो 1:2 होगा। इनके जो मीडियंस बनाए जाएंगे, यहां से जो मीडियंस बनाए जाते हैं ना, ये जो मीडियंस जो साइडों को आधे आधे में काटते हैं, तो ये मीडियंस का भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। इनके इन रेडियस कौन सी लाइन होती है, आगे चलकर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि यहां से जो यहां पर डाला जाए, ठीक है, साइड से जो यहां पर 90 डिग्री डाला जाए, ये इन रेडियस होता है। तो इनके इन रेडियस का भी रेशियो 1:2 होगा। यानी अगर इसका इन रेडियस 3 है और साइड का रेशियो 1:2 का है, तो इसका इन रेडियस 6 का होगा। उसी तरीके से सरकम रेडियस कौन सा भैया, ये वाला लाइन को सरकम रेडियस कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस का भी फिर रेशियो कितना होगा, तो 1:2 होगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि चलो जितने भी वन डायमेंशनल हो गए, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल का रेशियो अगर 1:2 का है, तो उनके साइड्स का रेशियो 1:2, उनके पेरीमीटर का रेशियो 1:2, उनके सेमी पेरीमीटर का रेशियो 1:2, उनके इन रेडियस का रेशियो 1:2, उनके सरकम रेडियस का रेशियो 1:2। मतलब वन डायमेंशनल जितनी भी चीजें हो गई, सब का रेशियो 1:2 आएगा। परसेंटेज में भी ये बात मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ वन डायमेंशनल जितनी भी चीजें, वन डायमेंशनल को आप पहचानोगे कैसे? तो आप बोलोगे सर वन डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी एक वैल्यू, और जब हम उनको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका पावर 1 होगा। जैसे पेरीमीटर हो गया, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे लिखते हो? तो मान लो बोलोगे 18 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का पावर 1 है। आप जो है मान लो मीडियन या इन रेडियस को किस में बताते हो? बोलते हो सर सर्कल की रेडियस जैसे 7 सेंटीमीटर होती है, इसकी भी पावर 1 है। लेकिन वहीं जब आप एरिया लिखते हो तो एरिया में क्या लिखते हो? मान लो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पावर 1 था और यहाँ पावर 2 आ चुका है। पावर क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। यानी जितने भी पावर 1 वाले हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं, जितने पावर 2 वाले हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, और जिसके पे पावर 3 लगा होता है, जैसे वॉल्यूम में 3 लगा होता है, तो वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी 1D फिगर का रेशियो फिक्स हो गया कि अगर वो x/y में है, तो उसके जितने भी 1D वाली चीजें होंगी, अगर लंबाई का अनुपात 1:2 है, तो चौड़ाई भी 1:2 में होगा, ऊंचाई भी 1:2 में होगा, पेरीमीटर भी 1:2 में, मीडियन भी 1:2 में, सब कुछ 1:2 में। यानी जितने भी 1D हैं सब 1:2 में। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं कि चलो अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1:2 में है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया निकालना है ना, तो अगर यहाँ पर 1D का x/y था, तो एरिया के लिए x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा और y का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, या साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा। साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा, वही बात यहाँ पर कहा गया है। गौर से देखेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। यानी अगर इनके साइड का रेशियो x/y है, तो एरिया का रेशियो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ये हमारा होगा। यानी अगर हम बोले साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का अनुपात जो होगा वो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये बातें आप लोगों ने ट्रायंगल में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी परसेंटेज में। ठीक, तो साइड का रेशियो 1:2 है, तो जितने भी 1 डायमेंशनल है सबका रेशियो 1:2, लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो उनका स्क्वायर, और जब वॉल्यूम की बात आएगी तो उनका क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये किसके वजह से आता है? तो ये सिमिलैरिटी के वजह से आता है। अब वापस से एक बार दोबारा चलते हैं अपनी चीजों के ऊपर, जो हम पढ़ रहे थे वहां पर चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। तो सेम बातें यहां पर कही गई हैं कि अगर हमारा एक बार कोई रेशियो x/y आ जाता है, तो जितने भी 1 डायमेंशनल होंगे सबका रेशियो x/y होगा, और जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो x का स्क्वायर और y के स्क्वायर के रेशियो में होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो अब अगला स्लाइड देखो। अगला स्लाइड, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा देखो मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है ना वो 3:7 में है। बोर्ड पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल के जो रेशियो है वो 3:7 में है। ठीक, जैसे यहाँ पर 3x है,
3y है 3z है, 7x है 7y है 7z है। यानी यहां पर देखोगे तो अगर ये 3 अनुपात कितना है, देखो x और x कट जाएगा 3:7, y और y कट जाएगा 3:7, z और z कट जाएगा 3:7। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि इनके जो सभी के सभी बेसिस हैं वो 3:7 में है, 3:7 में है, 3:7 में है। ठीक है, सभी साइड 3:7 में है। देन देयर पेरीमीटर, तो इनका जो पेरीमीटर दोनों का होगा, इसका पेरीमीटर अलग होगा, इसका पेरीमीटर अलग। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, तो इनका जो परिमाप होगा, एक एक चीजों को पढ़ते चलो यहाँ पे। देन देयर पेरीमीटर यानी उनका जो परिमाप, फिर उसके बाद इनका जो सर्कम रेडियाई होगा जिसको हम बोलते हैं वाह त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या, फिर बोलते हैं इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या, फिर हो गया मीडियन यानी माध्यिका, और एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का संघर्ष शीर्ष। ठीक है, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, सभी का जो रेशियो होगा वो 3:7। यानी अगर एक की रेशियो 3:7 आ गई, ठीक है, तो इन रेडियस का भी 3:7, सर्कम रेडियस का भी 3:7, पेरीमीटर भी 3:7, सब कुछ जितने भी वन डायमेंशनल होंगे सब 3:7 में होंगे। लेकिन एरिया क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। यानी अगर मैं बात करूं इसके और इसके एरिया के रेशियो की, तो इसका एरिया निकालने के लिए 3 का करो स्क्वायर, इसका एरिया निकालने के लिए करो 49। बोलोगे साइड 3:7 में चलेगा, मुझे वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मेरा एरिया बताओगे तो एरिया तो साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करो, मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करो। क्योंकि अगर मान लो जैसे सर्कल का एरिया निकालते हो, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को हटा दो यानी रेडियस का स्क्वायर, क्या हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा और तब आपको उसके एरिया का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर साइड का अनुपात 3:7 है तो एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:49। ये हमारा कहा गया है। चलो एक और फिगर ले लो। जैसे अब मान लो कि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको किस पे दिखाया, पिछला क्वेश्चन मैंने कोई 2 डायमेंशनल फोटो दिखाई, जैसे मैंने कहा ट्रायंगल। अब कोन आ जाता है, कोन क्या होता है, एक 3D फिगर होता है। 3D फिगर किसको कहते हैं, जिसके पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब आप इसको पढ़ो, जैसे मैंने कहा कि सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 2 कोन्स की, कि इफ 2 कोन्स आर सिमिलर, यदि ये दोनों कोन जो है वो सिमिलर हैं और उनके अगर आप सिर्फ हाइट देखो, यहाँ पे इसका हाइट 4K है तो इसका हाइट 11K है, हाइट के बारे में बात है, इन 2 कोनों के रेडियस के बारे में कोई बात नहीं है, इन 2 कोनों के एरिया के बारे में कोई बात नहीं है, इन 2 कोनों के पेरीमीटर के बारे में कोई बात नहीं है। सिर्फ बोला गया है कि इनके हाइट 4:11 है और ये दोनों फोटो सिमिलर हैं। तो अब क्या होगा, अब समझेंगे एक एक बात को। इनका हाइट अगर हमारा 4 है और इसका हाइट 11 है और दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो एक एक बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना। देन देयर बेस रेडियाई, बेस रेडियाई किसको कहते हैं, ये वाला नीचे वाली त्रिज्या। ठीक है, देन देयर बेस रेडियाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कौन सा हो गया, ये वाले हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक, देन देयर बेस रेडियाई, देयर स्लैंट रेडियाई विल ऑलवेज इन द रेडियस 4:11। मतलब अगर ये वाली जो भुजा है, देखो अगर ये साइड है और ये साइड, देखो हाइट समझना, सवाल में बोला गया था हाइट क्या होता है, जो 90 का कोण बनाता है। अगर ये हाइट 4K है और अगर ये वाली हाइट 11K है, तो इनका जो रेडियस का रेशियो होगा, देखो साइड का हाइट का रेशियो 4:11, तो रेडियस का भी रेशियो जो होगा वो 4:11 होगा। इसकी स्लैंट हाइट का रेशियो 4 अनुपात और इसका 11 होगा। इसके पेरीमीटर 4 होगी तो इसकी पेरीमीटर 11 होगी। ठीक है, ये सभी बातों पे मायने करता है, समझेंगे। मतलब अगर हमारा कोई एक भी साइड अगर एक रेशियो में है, जैसे इनका हाइट ही 4:11 है, तो इसका रेडियस भी 4:11, स्लैंट हाइट भी 4:11, पेरीमीटर भी 4:11। यानी जितने भी 1 डायमेंशनल चीजें होंगी सबका जो रेशियो होगा वो 4:11 होगा। लेकिन वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के केस में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 11 का स्क्वायर 121। यानी एरिया का रेशियो कितना होगा, तो 16 और 121 होगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि लेकिन अगर हम उनके सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं या बेस सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं या कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, यानी देखो अगर हम बात करें सिर्फ इस ट्रायंगल की एरिया की जिसको हम कहते हैं बेस सरफेस एरिया, या बात करते हैं ये वाला एरिया की जो सिर्फ बाहर वाला एरिया है, या बात कर लेते हैं टोटल एरिया की, तो अगर हम इन सर्कल का एरिया पता करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 11 का स्क्वायर 121। यानी दोनों सर्कल का एरिया किस रेशियो में होगा, 16 और 121 में।
में। अगर हम दोनों के कर्व एरिया की बात करते हैं, सिर्फ बाहर बाहर वाले पोर्शन की, वो भी 16:21 में होंगे। अगर दोनों के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी कर्व और बेस, तो वो भी कितने में होंगे? 16:21 में होंगे। यानी एरिया अगर 1:16:21 में आ गया ना, तो अगर कर्व का अगर रेशियो 16 और 121 का है, तो टोटल का भी यही रेशियो होगा, समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा यहां पर मैंने 2 बेलन बना दिए। बेलन का मतलब क्या हो गया? यहां पर 2 सिलेंडर मैंने बना दिया, और मैंने कहा देखना मेरे भाई, मेरे बात को समझना, ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है, इन दो सर्कल्स का जो रेशियो है एरिया का, वो 4:9 है। एरिया का रेशियो 4:9 है, तो नीचे वाले जो 2 सर्कल होंगे ना, इनका भी एरिया का रेशियो 4:9 होगा। जो इस सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व कौन सा? सिर्फ बाहर बाहर वाला। जैसे ये सिलेंडर है ना, तो इसका सिर्फ बाहर वाला पोर्शन, इसका सिर्फ बाहर वाला पोर्शन, तो बाहर वाला पोर्शन का भी एरिया कितना होगा? तो 4:9 होगा। अब ये सिलेंडर है ना, तो बाहर वाला और टॉप वाला, इसका बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो भी कितना होगा? 4:9। तो जैसे साइड अगर एक बार लंबाई 1:2 में आ गया, तो चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, पेरीमीटर भी वही, रेडियस भी वही। उसी तरीके से कोई एक भी एरिया का रेशियो अगर 4:9 आ गया, तो वो सभी एरिया का रेशियो के बराबर होगा। अगर कर्व का रेशियो 4:9 है, तो टोटल का भी रेशियो 4:9 होगा, सर्कल का भी रेशियो 4:9 होगा। हर बात वहां पर यही बात बोली गई है। और रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या आता है? साइड का क्यूब करने पे, यानी 4 का क्यूब 64 और 11 का क्यूब 1131। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आएगा, और साइड का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। ठीक, तो साइड का स्क्वायर करिए तो एरिया का रेशियो 64 121, और साइड का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब 64 हो गया, और यहां पर 11 का क्यूब 1131 हो गया। ये इनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। दोबारा से समझ लो, साइड का स्क्वायर क्या होता है? तो साइड का स्क्वायर हमारा एरिया होता है, और साइड का क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, अंशुल वर्मा पूछते हैं सर 1 डायमेंशनल होगा कैसे पता चलेगा? अभी तो बताया कि आप उसको रिकॉल करो कि आप उसको कैसे लिखते हो। 1 डायमेंशनल का मतलब कोई एक चीज हो। 1 डायमेंशनल का मतलब सिर्फ उसके पास एक ही कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो यहां पर, ठीक है। और 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हो? कम से कम उसको डिफाइन करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। और 3 डायमेंशनल का मतलब कम से कम उसको डिफाइन करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। जैसे मानो आपको पता करना है, ये बोर्ड जो है मेरे सामने रखा गया है, ये बोर्ड क्या है? 1D है कि 2D है? तो आप बोलोगे सर देखो, इसके पास एक लंबाई है, ठीक है, और इसके पास एक चौड़ाई भी है, मतलब 2 चीजें हैं। 2 चीजें हैं तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, 2 चीजें हैं तो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक, अब आप जिस कमरे में बैठे हो जरा इमेजिन करो कि ये कमरा 1D है कि 2D है कि 3D है। तो कमरे की एक लंबाई भी है, कमरे की एक चौड़ाई भी है, और कमरे की एक ऊंचाई भी है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। मतलब ये क्या है? तो ये 3D फिगर है। ठीक है, जिसको डिफाइन करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है वो उतना डायमेंशनल हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ट्रायंगल्स के क्या कंडीशंस होंगे? सिमिलर है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस है तो क्या होगा? यहाँ पर तो क्या होता है कि बच्चा बड़ा परेशान रहता है। ठीक है, बच्चा मतलब एकदम रूल्स रट रट के और परेशान हो कि एकदम इतना परेशान हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ईजी बना दिया है। मैंने कहा कि जब मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो उसी प्रॉपर्टी के साथ मैं ये बता दूंगा आपको कि ये सिमिलर कब होगा और कॉन्ग्रुएंट कब होगा। ठीक है, तो अब आप लोग वो सभी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिससे आप इसको बता पाएं कि ये सिमिलर होगा तो कब होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो कब होगा, और किस प्रॉपर्टी के साथ होगा। ठीक, समझ में आ गया बात? क्लियर है? बताओ, अभी तक जो बताया वो क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। बताओ जल्दी से। चलो, तो सबसे पहली देखो प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो गई? SSS टेस्ट। ठीक है, यानी हम 3 टेस्ट पढ़ेंगे, सास आस 555। ठीक, सास आस 555। अब सास आस 555 पढ़ेंगे तो इसको आप कह सकते हो ये 555 है। 555 का मतलब SSS। 555 देखो 555 दिख रहा है ना, तो समझ लो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? 555 पढ़ रहे हैं, यानी SSS पढ़ रहे हैं। अब SSS प्रॉपर्टी में क्या होगा? तो हम यहां पर बोलेंगे इफ वी चेक the 3 side of 2 triangle then the triangle R। जैसे मानो यहां पर हमने आपको कहा कि हमने 3 ट्रायंगल बनाए हैं। एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल XYZ है, तीसरा ट्रायंगल PQR है।
तो यहां पर हमने कहा कि एसएसएस टेस्ट हमने किया है, और एसएसएस टेस्ट में क्या किया है, हमने 3 त्रिभुज लिए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, सर्वांगसम होंगे, कब, इफ द 3 पेयर ऑफ द साइड ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तीनों पेयर ऑफ साइड जो हैं किसी भी 2 ट्रायंगल के वो इक्वल हों, और सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि क्या किया कि मैंने आपको कहा कि ये आप 2 ट्रायंगल लो, सिर्फ आप ये 2 ट्रायंगल लो। अब ये 2 ट्रायंगल जब आपने लिया और इसकी जो लंबाई आपने ली कि इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 5 है, यानी साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। इसकी साइड अगर इसके साइड के बराबर, इसकी साइड अगर इसके साइड के बराबर, इसकी साइड इसके साइड के बराबर, यानी अगर मेरी तीनों साइडें तीनों साइडों के बराबर हो जाती हैं, तीनों साइड मेरी तीनों साइड के बराबर हो जाती हैं, तो हमारा एसएसएस के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और खुद बता दो, जब भी दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो क्या वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। यानी अगर ये 2 ट्रायंगल, देखो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करो, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा ही होगा, 100% तय है, ठीक। तो क्या यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हाँ सर कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सर्वांगसम, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे? तो बिल्कुल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पहला टेस्ट हमने किया एसएसएस नाम का, ये 3 भुजाएं 3 ट्रायंगल हमने ली, तो इसकी ये वाली भुजा जो है इसकी ये वाली भुजा के बराबर और इसकी ये वाली भुजा के बराबर, यानी हमारा AB जो है वो XY के बराबर है, वो PQ के बराबर है। तो इसकी एक भुजा दोनों भुजा के। अब इसकी दूसरी वाली भुजा हमने देखी AC जो है वो किसके बराबर है? PR के, और वहीं बराबर है XY के, मतलब दूसरी वाली भी भुजा बराबर हो गई। अब तीसरी वाली भुजा देखते हैं। तीसरी वाली भुजा यहां पर ये थी, यहां पर ये थी, यहां पर ये थी, मतलब तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं जो है बराबर। जरूरी नहीं ये आपस में बराबर हो, ये अलग अलग हो सकता है, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसका जो 5 होगा, क्या इसका वही 5 है? क्या इसके पास भी 5 है? इसके पास अगर 6 है तो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, तो इसके पास 7 है। अगर ऐसा है तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप यूं कह लीजिए कि दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट हम लोगों ने किया, और वो क्या किया? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कब से क्लास है सर? ठीक है, मतलब इवेंट बना हुआ है ना, ठीक है। तो अब आप लोग को एक काम करना है, अभी जो है मैंने जितना भी आप लोग को पढ़ाया है, सर की अभी इमरजेंसी क्लास है, तो वो अभी जो है विक्रमजीत सर भी क्लास लेंगे अपनी, ठीक। 12:30 से उनकी क्लास है, तो मुझे थोड़ा पहले छोड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को जो काम करना है वो क्या करना है, वो देखो। मैंने अभी जितना कुछ भी पढ़ाया है, इन सभी चीजों को दोबारा से रिवाइज करना है। साथ में मैं अभी शीट अपलोड कर दे रहा हूं, और जो ट्रायंगल्स की शीट नंबर 2 की क्लास नोट्स थी वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो अभी शीट में अपलोड कर दे रहा हूं ट्रायंगल की। देखो फिर से सुनो, ट्रायंगल के शीट 1 की क्लास नोट्स मैं कल अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो शीट 2 की PDF है वो मैं अभी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप उसको डाउनलोड करो और आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। कल की क्लास लगने के पहले आप उसको पूरा पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। इतने तो हैं कि हम बेवकूफ नहीं है कि पढ़कर हमें नहीं समझ में आ सकता, इतने होशियार हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद भी चीजें दी गई हैं, तो आप उसको जो है पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो उसको बैठकर। शीट अभी डाल दूंगा मैं, फिर SAS टेस्ट देखना, हाइपोटेनस साइड देखना, एक एक बातों को देखना, ताकि कल की क्लास में और मजा आए। और एक बार सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए ना, तो यकीन मानो मैं इसके सवाल को भी सेकंडों में बना पाओगे, उड़ा दोगे सवालों को, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से जो है एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक, सेम टाइम रहेगा।